हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। आज एलिमेंट एड्यूटेक की योद्धा बैच की पहली नीट की क्लास में, और आपने नोटिफिकेशन में चेक किया होगा आज की हमारी ये पहली जो क्लास है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की होगी। और हो जाइए तैयार पूरी तरीके से, हमें करना है टारगेट 180 आउट ऑफ 180, यानी कहने का मतलब 45 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री के आएंगे, और वो आएंगे 11th 12th दोनों के सिलेबस से, जिसमें कि आज हमने शुरुआत कर दी है। पहला दिन शुरुआत हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप देख रहे हो इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा पहले क्लास स्टार्ट करने से कि हम किस पैटर्न से तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि हम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाना शुरू किया है नीट का एग्जामिनेशन, तो यहां कहीं ना कहीं जो सारे टॉपिक्स आते हैं वो सभी आप जानते हैं एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। उससे बाहर से कोई एक रेयरली एक दो क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा है, जिसमें कि न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इसका कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर का, इसलिए हमने शुरू किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पैरेलल में हम अलग से शुरू करेंगे बच्चे। तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, और बिना थॉरो स्टडी के तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी एक बात बोलूंगा कि अगर आपको यहां पर की पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा करने से डेफिनेटली हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप नोट कर लेंगे टॉपिक्स, हालांकि मैं अब से आपको पूरी जानकारी दे दूं कि डेली एंड ऑफ द डे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर में, उसका रिटन नोट्स कैसे अवेलेबल होगा, ये सब एंड ऑफ द डे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब से आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। डेली इस टाइम पर क्लास रहेगी नीट की, और ये योद्धा बैच दोपहर में ही इसी तरीके से चलेगा। पैरेलल में एक जेईई मेंस का भी बैच शुरू हो रहा है, उसमें जो हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर यहां पढ़ा रहे तो उसमें हम ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। तो डेफिनेटली आप दोनों जगहों पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका टाइमिंग अलग होगा। वो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल मॉर्निंग में रखा जाएगा। मॉर्निंग में जेईई मेंस की आप प्रिपरेशन करोगे, इस समय आप नीट के बैच में आकर के यहां फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक एडिशनल क्लास और हम रखेंगे जो कॉमन रखेंगे जेईई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये कवर हो जाएगा। तो होगी बात सिलेबस की कि हम कैसे कवर करेंगे। दूसरी बात, कुछ भी हम एक्सक्लूडेड नहीं करेंगे। सभी जितने भी चैप्टर 30 हैं 11 12 के, वो ऑल 30 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ में जितना भी PYQ है हमारे पास, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का केमिस्ट्री का, वो सारा का सारा हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी जो टोटली फ्री होगी। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम कुछ भी कहीं से ऐसा लैकुना छोड़ने वाले नहीं है जहां से हमारे मार्क्स एक भी कटते हो, यानी हम नेगेटिव मार्किंग या गलत के किसी भी फेयर में नहीं पड़ेंगे। और हमें 45 के 45 सही क्वेश्चन करके आना है, और वो आप जरूर कर पाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए तैयार। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए, तुरंत लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। ये चैनल आपके प्यार की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है स्टूडेंट्स। पिछले दिनों आपने देखा था एक शॉर्ट बहुत तेजी से वायरल हुआ था, और अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके प्यार से, आपके सहयोग से वायरल होंगे, और ये चैनल बनेगा इंडिया का नंबर 1 चैनल केमिस्ट्री का। तो इसको बनाएंगे कौन? आप ही लोग बनाएंगे। तो हो जाइए तैयार, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक को जो है यहां पर डिस्कस साथ में कर लेंगे, और उसके वेटेज वाली टॉपिक्स को अंडरलाइन में करा देता हूं। सबसे पहले टिक करा देता हूं, आप स्टिकी नोट्स बना लोगे साथ में, तो आप हो जाइए तैयार बच्चों। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा, यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहला,
ठीक है, जो हमारा टॉपिक है, देखिए नीट की शुरुआत हो चुकी है बच्चों। सबसे पहला आपका सबसे प्यारा चैप्टर यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सारे हॉट्स जितने भी टॉपिक हैं इनको हम सभी टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहां से सवाल आता है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको यहां सबसे पहला अगर यहां पर क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपको पहला क्वेश्चन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी दिखाई दे रही है बच्चों, यहां पर आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक मिल सकता है। तो सबसे पहले आप टॉपिक मेंशन करते चलेंगे जरूर। पहला टॉपिक हमारा यहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आ गया बच्चा। ओके, तो फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808, theory called Dalton's atomic theory regarded the atom as the ultimate particle of matter। यहां देखेंगे अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। लेकिन यहां हमारा क्वेश्चन आ गया पहला कि क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन कि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों नोट करेंगे तुरंत, ठीक है, यानी कि यहां पर दिए रहेंगे कुछ स्टेटमेंट आपको ABCD करके, जैसे कि आपको दिए जाते हैं, उसमें कहा जाता है इनमें से कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। ऐसा क्वेश्चन यहां से बनेगा पहला क्वेश्चन। तो आपको यहां से सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। क्या नहीं करता है, तो सबसे पहला है कि हाउ द सबस्टेंसेस गेट चार्ज इलेक्ट्रिकली ऑन रबिंग विद ईच अदर, यानी कहने का मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है, इस तरीके की ये बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी कहने का मतलब अगर अल्टीमेटली मैटर एटम से ही बना होता है तो आखिर अब एक चीज को दूसरे के साथ रब करने पर ऐसा क्या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चला गया जिसकी वजह से वो चार्ज हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन आज की डेट में आप जानते हैं ट्रांसफर हुए होंगे, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में ये नहीं जानते थे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका निकल करके आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये क्लियर है, क्लियर है मेरे ख्याल से, समझ में बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात आ रही होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। पहला पॉइंट जो था मैंने आपको नोट करा दिया है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट। In this unit, we start with the experimental observation made by scientists towards the end 19th and beginning of 20th century. These established that atoms are made up of subatomic particles, electron, proton, and neutron. A concept very different from that of Dalton. ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब कब आया था एटॉमिक मॉडल, सभी उसकी बात होने जा रही है यहां से शुरू। यानी कि ये कहते हैं कि इस यूनिट में हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने 19th सेंचुरी के एंड पर यानी 19वीं शताब्दी के अंत की तरफ, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी और जब बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी 1900 से लेकर के सन 2000 तक जो टाइम था, उस टाइम की स्टार्टिंग जब हो रही थी 2000 की तरफ, जब हम जा रहे थे 1901 1902 वाली तरफ सदी में जा रहे थे, वहां पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने, ठीक, जो नए नए एटॉमिक मॉडल है उसकी ये बात कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स पहला पेज आप देख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कहां पर विटेज था आपने देखा। आगे देखेगा बच्चा लोग, ध्यान देगा। अभी हम इंटरेक्शन करेंगे सभी बच्चों से, लेकिन पहले हम फटाफट अपने उन टॉपिक्स को डिस्कस कर ले जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चा, देखो मैं एंड ऑफ द लेक्चर जब ये हम खत्म करेंगे, सिंगल शॉट वन में अगर मैं बात बोलूं तो हम कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो 46 पेजेस हैं यहां पर, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। 46 पेजेस को एटलीस्ट हम 4 पार्ट में डिवाइड अगर कर दें, एक्सरसाइज को अगर हम छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़े से कम पेजेस हो जाते हैं, और अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के साथ
ये पूरा एक पार्ट में अलग डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा जितने भी पहले के एटॉमिक मॉडल है वो एक साथ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ठीक है, आप जानते हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं डी ब्रॉय यानी ये कहें कि डे ब्रॉगली वेव इक्वेशन, इसका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये तो क्वेश्चन आपको डे ब्रॉगली का फिजिक्स में भी मिलता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से सवाल मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल मिलता है। तो जो हॉट्स हैं, जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन निकल के आता है उसको जरूर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, जैसा कि हमने कहा कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है इसमें। तो जहां जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, डेफिनेटली जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जो 2021 में आया था, ठीक है, 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपने देखा होगा विविध भारती वाला एक क्वेश्चन आया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ से रिलेटेड सवाल था। इसी तरीके से जो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका क्वेश्चन हर साल मिलता है। डे ब्रॉगली का वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन मिलना तय। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कोई नहीं रोक पाया है। अभी थोड़ा सा मैंने देखा है कि क्वेश्चंस पहले आते थे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड, अभी कुछ कम आते हैं और फोटोन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है बच्चा। तो कहने का मतलब एक तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी वाइज भी वेवलेंथ वाइज भी, वो याद करके रखना, रिमेंबर बेस्ड है पूरा। ठीक है, दूसरी बात तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया जो मैंने अभी बातें कही हैं। क्लियर है कि वेव इक्वेशन हो गया, इसके बाद श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिन पेपर जब बनता है मॉडरेट से थोड़ा टफ की तरफ, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी डाला जा सकता है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो जेईई मेंस के लेवल की हो जाती है, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है टफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन सी बात है। इसके बाद अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल्स है उनका शेप, नंबर ऑफ रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, ऑफ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जहां से सबसे बड़ा वेटेज है वो है बोर का एटॉमिक मॉडल बच्चों। और बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप जानते हो कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन के दौरान जो इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है उसमें जो वेवलेंथ होती है उसका कैलकुलेशन, या यूं कहें कि 1/λ को कैलकुलेट करना, यानी कि वेव नंबर कैलकुलेट करना, इस पर सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे सवाल, ये सारे टॉपिक्स वो है जहां से क्वेश्चन निकल के आता है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको ऐसे वे में पढ़ाया जाएगा कि आप सभी क्वेश्चंस आराम से कर पाइएगा। एंड ऑफ द डे हमें 180 आउट ऑफ 180 लाना है तो वो करके दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों धैर्य के साथ पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि नीट जैसा एग्जामिनेशन जो ड्रॉपर बच्चे हैं, ड्रॉपर बैच के बच्चे ये वीडियो को भी देखेंगे या देख रहे होंगे इस समय भी अगर, और या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि जो एनसीईआरटी उसकी एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो हम उसी क्वेश्चन को निकाल ले रहे हैं बाहर। ठीक है, रेडी है? एकदम रेडी है। अभी फिर करते हैं आपसे वार्तालाप करते हैं। पहले यहां पे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो पहला टॉपिक था। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या कुछ दिक्कत आई, पहला पॉइंट आ चुका है क्लियर एकदम, उसको आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। ध्यान देंगे, जो सबसे पहली शुरुआत होती है ना, ठीक है, वो कहां से होती है? जो गैस है यानी जो एयर है। डेफिनेटली मैटर जो है ना बच्चा, मैटर अगर कहीं सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट स्टेट में पाया जाता है तो सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं लिक्विड में, और गैस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ये सभी लोग जानते थे साइंटिस्ट पहले से। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जैसे गैस है तो गैस में पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो यहाँ स्टडी करना थोड़ा सा आसान है। तो डेफिनेटली साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि देखा कि जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए थे दो रॉड्स को, ग्लास की रॉड को अगर हम जो है कहीं ना कहीं कैट स्किन से, ठीक है, इबोनाइट की रॉड को कैट स्किन से जब रब करते थे तो नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, और ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती जब सिल्क से उसको रब करते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना चार्ज का स्टडी किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि एक एयर को लिया, ठीक है, एक मतलब ग्लास की ट्यूब में, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने उसको ठीक क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराने का कोशिश किया। मतलब देखा कि क्या ये जो एयर है, इस एयर को अगर हम हाई वोल्टेज देते हैं तो आखिरकार इस पे असर क्या पड़ता है, और फिर ये भी देखना चाहते थे क्या इससे होकर के करंट पास होता है, मतलब क्या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है क्या वो डाउन होता है।
तो ये सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। तो पहला वाला टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है क्वेश्चन कि जो शुरुआत थी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की वो कहाँ से होती है। तो आप सामने देख रहे हो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी एक पॉइंट जो है छूटा हुआ है यहाँ पे, वो मैं बता दूं आपको। जो डिस्चार्ज ट्यूब है दरअसल, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब आप क्लास 9th स्टैंडर्ड से पढ़े होंगे, कई पुरानी किताबें कभी कभी खोल लिया करिए। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये डिस्कवर किसने किया था, तो जूलियस प्लकर ने, ठीक है। जूलियस प्लकर का नाम जरूर याद रखिएगा कि जो जूलियस प्लकर है ना, जूलियस प्लकर ने बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब को, ठीक है, डिस्कवर किया था। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ग्लास की एक लंबी ट्यूब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि पूरी तरीके से क्या होती है, क्लोज होती है। इसको इवैक्यूएट कर देते हैं, इसमें से एयर जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देते हैं पहले, ठीक। और जब एयर बाहर निकल जाएगी इसमें से तो डेफिनेटली उसके बाद पर्टिकुलर कोई एक गैस एट वेरी लो प्रेशर इसमें फिल करेंगे, सिंगल गैस, और उसके बाद दोनों एंड पर इसके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड और एक एनोड, देख रहे हो आप, ठीक है। पीछे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, जो आप देखोगे तो क्लास 12th के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे कैथोड एनोड के बारे में बताया। यहाँ पे भी मैं बता दूं, कैथोड हमेशा याद रखना है कि कैथोड वो टर्मिनल है जहां से करंट बाहर आता है, और एनोड वो टर्मिनल जहां से करंट अंदर जाता है। तो ए फॉर एनोड, ए फॉर अंदर याद रखना है। तो आप देख रहे हो कि करंट यहां से चला, देखिए करंट चला और करंट यहां से एंट्री किया तो अंदर जा रहा है तो एनोड हुआ, फिर करंट यहां से बाहर निकल रहा है, देखो आप, ठीक है, करंट बाहर निकल रहा है और कहां जा रहा है, नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्लेट होगी ना, ठीक है। तो करंट जहां से बाहर है वो कैथोड याद रखना, करंट जहां से एंट्री करे वो एनोड होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से देखा, और टू वैक्यूम पंप का मतलब है कि यहाँ पर तेजी से क्या किया, सारा एयर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, बाद में उसमें पर्टिकुलर एक गैस फिल कर दिया। इन्होंने देखा कि अगर ऐसा करते हैं तो हाई वोल्टेज पर इन्होंने देखा कि इसमें जो ट्यूब है इसके थ्रू जो डिस्चार्ज है वो प्रोसेस होती है, जबकि एयर इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक गैस लिया गया एट वेरी लो प्रेशर। वो लो प्रेशर याद रखना है आपको कितना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी उसी पे हम आ रहे हैं। तो बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ नया है नहीं, क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बच्चा देखो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बच्चा ध्यान देना। इन 1830 सबसे पहला बार, ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrodes which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes। ध्यान देना। तो इसका जो शुरुआत होता है माइकल फैराडे के जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ते ही हैं 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसी से होता है। माइकल फैराडे ने बताया था एनोड पर कैथोड पर दोनों पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है। तो ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12th। ऑलरेडी यहाँ ड्रॉपर बच्चा होगा या जो भी है अपीयरिंग बच्चा सभी जानता ही है। These results suggested that the particle nature of electricity। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसने मैटर का कौन सा नेचर को ठीक प्रूव किया या कौन से नेचर को मानता है। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि आगे चल के डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात होगी। मैटर भी बोला जाएगा डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है, और रेडिएशन को भी कहा जाएगा कि ये भी जो है डुअल नेचर का होता है ना। अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेंगे कि ये डुअल नेचर का होता है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चा। तो यहां सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे नोट्स जहां आप बना रहे हो तुरंत लिखिए कि जो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है वो सजेस्ट करता है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वो कहता था कि उसको लगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पार्टिकल नेचर की होती है। ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद करिए। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसने दिया? माइकल फैराडे ने। दूसरा पॉइंट 1850 में, मिड 1850, मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगैन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। याद देखिए पार्शियली, कंप्लीटली नहीं है। पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब है कि इसको पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड नहीं किया गया, मतलब वैक्यूम पूरी तरीके से क्रिएट नहीं किया गया, उसमें थोड़ा सा एयर रखा गया एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो लो प्रेशर पर क्यों लिया? क्योंकि वो पार्शियली इवैक्यूएट करना चाहते थे। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इसको बेटा CRT भी बोलते हैं शॉर्ट में, कैथोड रे ट्यूब को CRT भी बोलते हैं।
पहले ओल्ड मॉडल के जो टीवी आते थे अपने, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, कलर टीवी भी आते थे, तो उसमें ना पिक्चर ट्यूब हुआ करता था। तो पिक्चर ट्यूब जो होता था उसमें कभी कभार आप जाओगे कहीं पर, कोई मैकेनिक होगा तो उसके बाद हो सकता है पुराना टीवी, एक आध अंकल का टीवी डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा वाला, नहीं देखे एक ऐड, वैसा वाला डब्बा वाला जो टीवी नहीं होता था, वही वाला डब्बा वाला टीवी जो था उसको जो खोलेंगे तो पीछे से देखेंगे उसमें लगा होता है क्या, ठीक है, एक पिक्चर ट्यूब होता है। ठीक, वो कैसा होता है सभी बच्चा जानता है बहुत अच्छे से, कैसे जानता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक, ये ऐसा ऐसा इस शेप का होता है ना, ये आपने देखा होगा। तो इस तरीके से वहां पे, ठीक, दो इलेक्ट्रोड होते हैं अलग अलग, ये यहाँ पे जिंक सल्फाइड की यहाँ पे कोटिंग वगैरह होती है। तो सीआरटी आप जानते हैं, आगे पढ़ ही चुके हैं बच्चे। तो सीआरटी इसको बोलते हैं। इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1, अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर। यहां देखिए पॉइंट आ गया वो जो हमसे ये एग्जाम में पूछेगा। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है थ्रू द गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से नोट करेंगे, ठीक, एंड वेरी हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज याद रखना है, हाई वोल्टेज बच्चा याद रखेगा, जो भी अपीयरिंग हो रहा है उस बच्चे को, मासूम बच्चे को पता नहीं है कि ये लोग सवाल कहां से पूछेंगे। वो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में से गलती करता है। तो लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहां पूछेगा आपसे सवाल कि जो गैसेस का प्रेशर है वो प्रेशर आखिरकार हम वैरी कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, वैरी करने का तरीका क्या है, ठीक है, इवैक्यूएट कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, इवैक्यूएट ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं एक सेटअप की बात करूं और ये पंप को पीछे खींच लूं बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली क्या होगा, गैस एक्सपैंड कर जाएगी, एक्सपैंड करेगी तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ लगा दीजिए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V बढ़ेगा तो P घटेगा, ये सभी बच्चा जानता है, ठीक है, सभी बच्चा जानता है। तो यहां पे क्या है, आपसे कहा जाएगा कि आपको अगर प्रेशर कम करना है तो इवैक्यूएट करने का तरीका कि पिस्टन को पीछे खींच लीजिए। बात आ गया समझ में, क्लियर है। अच्छा, when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through a stream of particle moving in the tube from the negative particle cathode to the positive electrode cathode. These were called cathode ray और cathode ray particles. Very important, बहुत सारा बच्चा ये बात पढ़ता है लेकिन कैथोड रेज तो बोलता है, कैथोड रे पार्टिकल टर्म बहुत मिस कर देता है, कहीं ना कहीं छोड़ देता है इसको, यही वो गलती करता है। तो कैथोड रे पार्टिकल्स बच्चों जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं डेफिनेटली यहां पे, ठीक है, बता देता हूं आपको कि ये चीज आपको जरूर से करनी है, ठीक है बच्चा, ओके। चलिए यहां देखिए, कैथोड रे पार्टिकल्स कहां से कहां चलते हैं। तो कैथोड रे पार्टिकल किधर से किधर चलेगा, कैसे याद करना है इसको, तो लॉजिक आपके पास है ही है, सभी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता ही है कि करंट जो है वो चलता है इलेक्ट्रॉन्स के उल्टी डायरेक्शन में। करंट ये चल रहा है डेफिनेटली जैसे यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, करंट यहां पर अगर ऐसे दिखाया गया बेटा, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं करंट कैसे दिखाया गया है, करंट अगर एंट्री कर रहा है एनोड से तो इसका मतलब यहां से, ठीक है, बाहर निकल रहा होगा क्या, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं क्योंकि वो यहां पर थोड़ा सा ये सेटअप ऐसे दिखा देते हैं, जैसा है उसी पे बात करते हैं। देखिए करंट जो है बेटा वो चल रहा है प्लस से माइनस की तरफ, एंट्री किया, यहां से बाहर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके उल्टी डायरेक्शन में बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे उल्टा डायरेक्शन, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल से ये जाएंगे किस तरफ को, दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो कैथोड से एनोड, सी से ए की तरफ, तो सी ए याद रखना, ठीक है, सी ए एन ऐसे याद रखना, सी ए एन, एक कोड याद कर लो, कैन। तो कैन का मतलब क्या, कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां पे देखेंगे सही बच्चे,
आगे ये आपको जितने पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करा दिए इन पॉइंट्स को याद कर लेना है। इन्हीं पॉइंट्स को पहले हम अंडरलाइन करा दे रहे हैं ताकि यहाँ पे जहां जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं ये बात एकदम क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेंगे डेफिनेटली। ये मेरा अपना अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव है। आप यहां से क्लास करने के बाद 100% केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, ये आप खुद समझेंगे। इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1 अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। ये बात डिस्कस हो चुका है। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। ठीक है, एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। ये अंडरलाइन करेंगे, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड को अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने जो शब्द यूज किया फॉस्फोरेसेंट, इसको आप यूज करेंगे, फॉस्फोरेसेंट। अब ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो है का मतलब क्या होता है? ठीक है, ZnS। ठीक, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल दरअसल जिंक सल्फाइड के ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी या लाइट या कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा तो उसमें से क्या होगा? चमक निकलती है। ठीक है, वो ग्लो करता है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना है। ओके, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड ठीक कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? एनोड को क्रॉस करेंगी, जहां आप देख रहे होगे दिस इज द एनोड। ठीक है, एनोड देख रहे हैं। एनोड के ठीक पीछे का रीजन आप देख रहे होगे कि एनोड के रीजन के ठीक पीछे फ्लोरेसेंट कोटिंग, यहां पे देखिए फ्लोरेसेंट यूज कर दिया है और वहां फॉस्फोरेसेंट यूज किया है। तो दरअसल इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको बता दूं कि ये होता अंतर है इसमें, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों अलग अलग चीज है, बिल्कुल सेम नहीं होती है। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ठीक, अगर चूंकि एनसीईआरटी ने यूज किया दोनों शब्द एक जैसा, तो उसको आप यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें अंतर होता है। ठीक है, और होता क्या है ये मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। ये दोनों ही जो सबस्टेंस है, जिंक सल्फाइड जैसे हो गया या कुछ और भी हो गए, तो जो फ्लोरेसेंट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब उनपे रेडिएशन आता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब वापस लौटते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे डी एक्साइटेशन करके लौटते हैं। तो जब डी एक्साइटेशन उनका होता है तो उस दौरान वो एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और वो फोटॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली कलर शो करेगा। इसीलिए डिपेंड करता है हाई वोल्टेज लगाने पे कैसा कलर आएगा, लो वोल्टेज लगाने पे कैसा कलर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो कोटिंग कहां पे है? कोटिंग इज बिहाइंड द एनोड, ये याद रखना है। ये एनोड है, ये एनोड है, एनोड के पीछे कोटिंग है। ठीक है, क्लियर है? कोटिंग है। अब एनोड को इन्होंने परफोरेटेड किया है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। एनोड इज परफोरेटेड, एनोड में होल थे। एनोड में अगर होल नहीं किया जाएगा तो एनोड के पीछे इस तरीके से ग्लो नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम बच्चे इस बात को ध्यान देते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां देखिए, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, यहां लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, यहां बहुत क्लियरली सामने लिखा गया, फिर से अंडरलाइन कर दूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मेकिंग अ होल इन द एनोड, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात सभी बच्चों को ध्यान देनी है। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को ध्यान देना बच्चा। पहला रिजल्ट क्या है? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। तो कैन, ठीक है, कैट, ठीक है, कैन, कैट याद रखिएगा, कैन, ठीक, कैट रन फास्ट, ऐसा याद कर लीजिए कोड। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको की कैथोड रन का मतलब रेस कहते हैं, वो फास्ट मूविंग होते हैं। ये स्लो मूविंग भी नहीं है, फास्ट मूविंग है, ध्यान रखना है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphor. चलिए, उसको मैं अलग से जो है उसको नोट्स को, ठीक है, आपको दे दूंगा। फिलहाल हम अपनी क्लास में वापस आते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पर ये कहा कहते हैं कि फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है
टेलीविजन पिक्चर, यहां उसने लिखा है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, क्लियर है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक कैथोड रेज जो होती है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती रहती हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे जरा, ध्यान देंगे, अगर यहां इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आप समझ रहे होंगे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, suggesting that the cathode ray consists of negatively charged particle called electrons। ध्यान देंगे, यहां पर ये पॉइंट अभी आ गया called electrons। इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं, लेकिन स्टोनी ने इनको नाम दिया था कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। यह तो बात जे थॉमसन ने पता लगाया, लेकिन जे थॉमसन की इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका नाम स्टोने ने रखा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो थॉमसन ने रखा, ना ही जूलियस प्लकर ने रखा, ना ही विलियम क्रुक्स ने रखा। तो एक बात और यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो कैथोड रेज है इसकी डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने की थी। ठीक है, विलियम क्रुक्स ने की थी कैथोड रेज की डिस्कवरी। क्लियर है बच्चा। अब यहां पे देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड नहीं करते हैं। कैथोड रेज के ठीक जो इनके प्रॉपर्टीज हैं वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, यहां पर ये क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज Cr डज नॉट डिपेंड अपॉन दो चीजें, एक किस पे, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, गैस पे। कोई भी गैस लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर लिए किसी भी मटेरियल का, बस वो कंडक्टर होना चाहिए। तो ये जो कैथोड रेज आ रही है उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। दस वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, यानी कि कोई भी मटेरियल ले लें, कोई भी गैस ले लें, तो सब में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये बात क्लियर है बच्चा। तो देखिए थोड़ी सी यहां पर समझने वाली बात है कि आखिरकार इस डिस्कवरी से फायदा क्या हुआ होगा उन्हें। ठीक है, डेफिनेटली क्या हुआ होगा, ये आइडिया लगा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स वो एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहते नहीं है, तो फिर आखिरकार करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे कर रही है। इसका मतलब कुछ एटम से छोटा होगा, ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है जा रहा है और असर दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस देखने से पता चला कि कोई पार्टिकल है जो जाके टकरा रहा है एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। टेलीविजन स्क्रीन में भी ऐसा देखने को मिलता था। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज। ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देगा बच्चा सभी। टॉपिक 2.1.2 चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये E/m है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सीधा सीधा सा सवाल है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, चार्ज टू मास रेशियो तो CRT का यूज करके, कैथोड रे ट्यूब का यूज करके ही इन्होंने किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर एक दूसरे के लगाया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, हम उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड है, एनोड है। ठीक है, कैथोड से एनोड, क्या याद रखना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो कैथोड से एनोड ही चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इससे इस तरफ ही चलेंगे। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखिए नॉर्थ से साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो N2 ऐसी चल रही होंगी ना, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है उसके, है ना। देखोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हो वो डेफिनेटली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये अगर डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अच्छा कौन सी है, ठीक है, इस तरीके से ये है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों फील्ड की डायरेक्शन
एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के बाद में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन उन्होंने यहाँ पे लगाया और देखा कि अगर कोई भी फील्ड यूज नहीं करते हैं तो ग्लो बी पर आती है ना, और अगर पर्टिकुलर एक फील्ड लगाते हैं, कौन सा, ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो स्पॉट ए पे आता है ग्लो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना यूज करके केवल मैग्नेटिक फील्ड अगर यूज करें, ओनली बी को यूज करें, तो सी पर ग्लो आता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, जैसा कि डायग्राम दिया गया उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना है, बहुत ध्यान से समझ लेना, बात समझना ध्यान से। ठीक है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे गए हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, दोनों फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो उसमें अंतर 180 डिग्री का आ गया। यही बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड काइंड का अगर पूछेगा कभी तो यही पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में यानी कि डिफ्लेक्शन में कितने डिग्री का डिफरेंस आता है अगर ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री पे तो वो 180 पे आ रहा है, एक तरफ ऊपर जा रहा है एक तरफ नीचे आ रहा है, और दोनों अगर फील्ड को एक साथ अप्लाई कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ को सेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी भी स्ट्रेंथ पर, अगर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ। अब इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर EQ को, ठीक है, और QVB को कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ठीक है, इनको अगर आप इक्वेट करोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो मिलने का, ठीक है, वो मिल जाएगा, क्योंकि QVB जो होता है ये आप जानते हो mv²/r के बराबर होता है। ठीक है, QVB किसके बराबर होता है, mv²/r के, क्योंकि जब कभी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है और वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसको घूमते समय, ठीक है, सेंटर की तरफ जो भी लगता है जिसकी वजह से वो घूम रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा उसका कारण क्या होता है, जो QVB फोर्स है, वही QVB ही उसको सेंटर पर, ठीक, एक पॉइंट के चारों तरफ घूमने के लिए अलाउ करता है। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है mv²/r बराबर QVB। ठीक, ये अगर आपको पता है, साइक्लोट्रॉन वगैरह में आप इसको पढ़ते भी हो, तो यहां से अगर आप देखोगे तो Q/m कहीं ना कहीं आपको दिखेगा मिलता हुआ। ठीक है, v²/r VB अगर देखोगे, ठीक है, तो एक v से एक v काट देना, तो डेफिनेटली Q/m बराबर v/rb, जहां v वेलोसिटी है, r जो है पाथ है, v मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो चार्ज बाई मास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है बच्चा कि चार्ज टू मास रेशियो तो इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, लेकिन चार्ज कैसे आया और मास कैसे आया। ठीक, और चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है, क्या रहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पर यही बात कर लेते हैं चार्ज टू मास रेशियो में ध्यान देना। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज के लिए कभी भी चेंज नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर कैथोड रे। ठीक, कैथोड रे के लिए बच्चा याद रखना हमेशा, और कितना होता है वैल्यू याद रखना, ये यहां पर आपके सामने एक चार्ज टू मास रेशियो लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है, चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ध्यान देना बच्चा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measured the ratio of charge to mass by using cathode ray tube applying electric magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. When only electric field is applied, electron deviate from their path and hit the cathode tube at point A. Similarly, ये सब कहानी पूरी, और इसके बाद में, ठीक है, it is possible to bring back the electron to path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B. ठीक, Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric magnetic field depends upon, किस बात पे डिपेंड करता है, कितना डेविएशन होगा, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ यहीं से क्वेश्चन चूंकि बनते हैं इसलिए बहुत डिस्कस करना जरूरी होता है। पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का बढ़ा दिया जाए पार्टिकल पे तो डेफिनेटली उसका जो डेविएशन का एंगल है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। पहला पॉइंट बच्चा, पहला पॉइंट, डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा। पहली बात, डेविएशन, डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, दूसरा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, द मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक, ऐसे याद रखना, डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, मॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिफ्लेक्शन या डेविएशन जो कहा जाए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेविएशन जो उसका आ रहा है चार्ज टू मास रेशियो जो आप देख रहे हो, जैसे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेविएशन जो आप देख रहे हो, जो डेविएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, ठीक है, क्यू बाई एम। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यू बाई एम जो है डेविएशन जो भी हो रहा था किसी भी पार्टिकल का, वो कोई भी गैस ले रहे थे तो डेविएशन सेम आ रहा था। ये इन्होंने खास तौर पर ऑब्जर्व किया, यही से पता लगाया कि चार्ज टू मास रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चला कि चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वो वैल्यू कितनी निकली वो अलग की बात है, लेकिन ये डेविएशन जो है वो चार्ज और मास के जो है रिलेशन में कैसे डिपेंड करता है, यहां पे देखोगे डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ठीक है, ये खास बात है। ये अभी तक के डिस्कशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके सामने आ गई आपके, ठीक है। क्लियर बच्चे? आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो डेविएशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बदल देते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक, क्लियर है? द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात ध्यान रखना, जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के भी, या v जो है, ठीक है, ये यहाँ इलेक्ट्रो जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जा रहा है, v वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, वोल्टेज और b दोनों के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं एक बात बहुत क्लियर है कि b इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q बाई एम, जहां b वोल्टेज है, b क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, by carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength और magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by ME। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे 1.758820 10 to the power 11 कूलम पर केजी। एक बार बच्चे को ये वैल्यू अगर भूल गई तो क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा बच्चा? वही करेगा जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ध्यान देना। बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये करेगा, चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए बच्चे को क्या करना है, चार्ज का वैल्यू सबको पता होता है, ठीक है, कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। मास इलेक्ट्रॉन का रफली जानता है बच्चा 9.1 10 टू द पावर -31 क्या होता है, केजी। ठीक है, क्लियर? ये तो कूलम था ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, केजी, कूलम पर केजी। तो ध्यान देंगे, अगर आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो डेफिनेटली डिवाइड करने से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा E बाई एम का वैल्यू 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ध्यान रखना, यहां पर नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, चार्ज मास रेशियो इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए, magnitude of charge on the electron in coulomb. Since electron are negatively charged, the charge on electron is minus E. ध्यान देना, charge on electron is minus E। लेकिन यहां पर जो एनसीईआरटी ने वैल्यू आपको दी हुई है इक्वेशन 2.1 में, ये वैल्यू जो रखी हुई है वो ये है 1.758820 into 10 to the power 11। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपका आंसर नेगेटिव लिखना है कि पॉजिटिव लिखना है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर यूं कहा जाए कि नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हुए लेंगे तो कंसीडर करने पे नेगेटिव साइन को E बाई एम की जो वैल्यू है ऑन कंसीडरिंग नेगेटिव साइन बच्चा, ठीक है, जो E बाई एम है वो -1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी हो जाएगा। 88 के बाद 20 आप चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई भी बहुत इशू नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बच्चा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कैसे किस तरीके से निकला, तो ये आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल्टन ने निकाला। ठीक है, और वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपटीशन का बन जाता है कि चार्ज कैसे एस्टिमेट किया। तो RA मिलिकन, नाम पूरा याद कर लीजिए, RA मिलिकन, मुलिकन नहीं है, मिलिकन है। ठीक, और इसमें MILLIKAN है,
तो मिल्कन की स्पेलिंग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ दे, ठीक है, जिसमें आपको मुल्कन या मिल्कन दे दिया जाए और आर की बजाय कुछ और दे दिया जाए, हो भी सकता है। तो इसमें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टर्म याद कर लेना, यही क्वेश्चन पूछेगा कौन से एक्सपेरिमेंट से किया था, ठीक है। टू डिटरमाइन द चार्ज, ठीक, चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 नेगेटिव साइन के साथ। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चा, -1.60216 176 10⁻19, ध्यान रखेंगे, -1.60216, ठीक है। कैसे याद होगा, ठीक है, कैसे याद होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहां पर 1.6 तक तो सब बच्चों को याद रहता है, उसके बाद देखेंगे तो 02176, ठीक है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे 2176, क्लियर है, ओके, क्लियर है। चलिए उसके बाद में देखेंगे द मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विद थॉमसन्स वैल्यू, ठीक है। थॉमसन की वैल्यू जो होती है E/m की, ठीक है, उसको आप पुट कर देंगे अगर, है ना, इसके जो चार्ज की वैल्यू आई थी उसके साथ में। हम जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये नोन है। यहां पर अगर हम चार्ज की वैल्यू देंगे तो हमें मास मिल जाएगा, मास कितना आता है 9.1094 10⁻31 kg, 9.1094 याद रखना है 10⁻31 kg। ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 10⁻28 ग्राम हो जाएगा बच्चा, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट अभी, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों। चलिए थोड़ा सा बीच में लेते हैं गैप, ठीक, बच्चों से करते हैं बात, क्योंकि अब हम जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों से करते हैं बात, जो भी बच्चे हैं क्लास में कैसा फील कर रहे हैं, जो प्रेजेंट फॉर्मेट पे हम पढ़ा रहे हैं उसमें कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यश, प्रशांत, शिवांश, सैंडी, मीट, लिटिल स्टार, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास हो गई है और हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक बात कर ली है, चार्ज टू मास रेशियो की बच्चों बात कर ली है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात कर ली है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात जो है कर ली है। और यहाँ पर अगला जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, जरा सा चैट में आइए, ठीक है। कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है सबको, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, सबको समझ में आ रहा है। सैंडी, श्वांश, प्रशांत, लिटिल स्टार, मीत, चलिए बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है। तो 2 मिनट का गैप लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, तो उसके बाद में बच्चों हम फिर दोबारा से क्लास में आते हैं। ठीक है बच्चा, 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स।
तो बच्चों आ गए हैं क्लास में वापस। विदेशी लोग भी पढ़ रहे हैं क्या भाई? तो रिकी वॉटसन, नाम तो इंडियन रख लो यार। चलो कोई नहीं, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो सकता है नीट के कोई एस्पिरेंट हो सकता है कि जो एनआरआई हो। ओके, तो यहां देखेंगे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो बच्चा, एक मैं बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कराया है ना, जिससे इस चैप्टर पे, तो डेफिनेटली क्या है, इसके एक एक पैरा के अंदर क्वेश्चन छुपे हुए हैं, और उन पैरा के अंदर छुपे हुए क्वेश्चन को अगर निकाल के हम डायरेक्टली आपके सामने लिख देंगे ना पहले से, तो वो कनेक्टिविटी नहीं आती है, और उससे क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी और टॉपिक नहीं लर्न होगा। ऐसे आपको क्या है ना, टॉपिक एक एक क्लियर हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी का टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, कि टेंशन आपके दिमाग में चल रही है कि नहीं यार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम निकाल के क्लियर कर दे रहे हैं, ये दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने खुद से डिसाइड किया था कि नहीं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर कर देते हैं, आखिरकार क्वेश्चन जहां से भी निकलना होगा वो हम निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है, क्लियर है? तो आइए बच्चा, कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, 100% ध्यान देंगे। अब आती है बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। पहली लाइन, ठीक है, यहां पे कैनाल रेज की डिस्कवरी जब हुई तो वहां पर कैथोड रे ट्यूब को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन क्या था, ये क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी करते हैं कैनाल रे, इनकी डिस्कवरी हुई थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, इन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले जो मॉडिफिकेशन किया गया था उसकी बात अब कर ले। तो मॉडिफिकेशन क्या किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड में याद रखना, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया था। जो कैथोड था ना हमारा, कैथोड जो है उसको भी परफोरेट कर दिया गया। पहले पिछले केस में कैथोड को परफोरेटेड नहीं किया था, अभी कैथोड को परफोरेटेड कर दिया गया था। क्लियर है? यानी कि अगर आपने देखा होगा पिछले पेज पे, यहाँ पे हम देखते हैं जहां पे कैथोड रे ट्यूब की बात हो रही थी, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने देखा था, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से कि जो कैथोड है ना, इसमें परफोरेशन नहीं है, जबकि एनोड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनोड यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है वो ऐसे 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 दिखाया गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका एनोड है उसमें इस तरीके से चेन थे, ठीक है, उसमें होल थे, और जो कैथोड था उसमें होल्स नहीं थे। लेकिन अभी क्या किया इसने, कैथोड को भी परफोरेटेड कर दिया, इसमें भी परफोरेशन कर दिए, और कैथोड के भी पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पे कर देगा। यही मॉडिफिकेशन है बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको मॉडिफिकेशन क्या क्या किए गए थे। ओके, आगे देखते हैं। अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैसेस आयन है, ये गैसेस आयन है। यानी कि जैसे पूछा जाए, यहां से सवाल पूछा जाएगा बेटा आपसे, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया, तो एनोड रेज जो थी या कैनाल रेज जो थी, कैनाल रेज वास्तविकता में तब क्या थी, तो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक, अगर नाइट्रोजन गैस ले लिया जाए, तो नाइट्रोजन गैस लेने पर ये, ठीक, आखिरकार ये कैनाल रेज क्या होनी चाहिए, तो ध्यान देना बेटा। ठीक है, अगर H2 से H+ है तो N2 से क्या होना चाहिए, N+ होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे N+। ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने निकल सकते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं, यहाँ पर 7 एटॉमिक नंबर है। तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंगली आप जानते ही हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, जिसमें से ठीक है 2s2 और 2p3 है। तो सबसे पहले 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 1 2 3 4 5 एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम जो है +5 यूनिट चार्ज हो सकता है। नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करेंगे तो N++ भी हो सकता है, ट्रिपल+ भी हो सकता है, ठीक, N4+ भी हो सकता है, और N5+ तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे 4 तरीके के 1 2 3 4 5 टाइप के नाइट्रोजन के केस में आपको, ठीक है, मिल सकते हैं कैथोड एनोड रेज या कैनाल रेज। ठीक है, दूसरी बात, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। अब ये क्या इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि केवल
ठीक है, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है या गैस पे करता है E/m, या किसी पे नहीं करता है या किसी पे करता है। तो यही क्वेश्चन बनता है E/m की वैल्यू फॉर, ठीक है, फॉर द एनोड रे, फॉर एनोड रेज, याद रखना, फॉर एनोड रेज E/m, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द, याद रखना, गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब बेटा, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस लिया है उस पे डिपेंड करता है। अब गैस पे कैसे डिपेंड करता है, गैस का मोलर मास ज्यादा होगा तो E/m का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है, या फिर पूछा गया कि कौन सी गैस के लिए E/m मैक्सिमम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी गैस के लिए, ठीक, फॉर विच गैस E/m इज मैक्सिमम। तो ध्यान देना, जिस गैस के केस में मॉस जो है वो मिनिमम पॉसिबल होगा उसी का, ठीक, डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो ये मॉस है उसकी अगर हम बात करें तो मॉस जो है, ठीक, m इज मिनिमम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस जब लेंगे तो E/m का वैल्यू मैक्स आएगा, क्लियर है। और कोई भी एक गैस ऐसी आप सोच लीजिए कि जो जिसका मॉस सबसे ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा, E/m की वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक। कुछ गैसेस आपको हो सकता है दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया गया He दे दिया गया, ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोजन दे दिया गया, इसके बाद नियोन दे दिया जाए, इसके बाद आर्गन दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इनको E/m के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो E/m किसका सबसे कम होगा, जो सबसे हैवीएस्ट गैस है। तो एटॉमिक नंबर वाइज आप देख लेना, एटॉमिक नंबर वाइज मैं कहता हूं कि E/m जो होता है, E/m जो है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कर देना, ठीक, क्लियर। E/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो E/m का वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। तो इसको आप एटॉमिक नंबर के ऑर्डर से देख लेना, क्लियर है बच्चा बात, क्लियर है बच्चा बात। अगला पॉइंट यहां देखेंगे, सम ऑफ द पॉजिटिवली, यहां पे इसको रेड कर लेते हैं, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ध्यान देना, इसका मतलब क्या कहा गया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब जैसे स्मॉल e की बजाय 2e, 3e, 4e, 5e हो सकता है। जो बात यहाँ पे मैंने बताई आपको, यही बात कि n पे सिंगल प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस हो सकता है। ये वाला पॉइंट आपको इग्नोर नहीं करना है। तीसरा वाला पॉइंट, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है आप जानते हैं, E होता है, ठीक। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो इसका बिहेवियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरफ वहां पर मुड़ जा रहे थे, ठीक है, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ते थे, तो एनोड रे या कैनल रेज जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अगला, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। बात समझिएगा, प्रोटॉन किसको कहा गया, तो जो हाइड्रोजन एटम का बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसी को प्रोटॉन कहते हैं। याद कर लीजिए कहीं, न्यूक्लियस ऑफ, बच्चे याद कर लेंगे एक चीज कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए, वेरी गुड। कैसा चल रहा है क्लास, जरूर से मेंशन करिए बच्चों, डेफिनेटली कुछ इसमें अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ जरूरत है साथ साथ में तो वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। प्रोटॉन याद रखेंगे, ध्यान, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक। तो प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन को ही, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919. Later a need was felt for the presence of electrical neutral particle as one of the constituent of atom. These particles were discovered by Chadwick. ध्यान देना, अभी इसमें डिस्कवरी की बात यहाँ पे नहीं आई कि आखिरकार प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है इस टेक्स्ट में कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया।
तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देना, अभी मैं आपको उस टेबल पे ले चलता हूं जिस टेबल में इसका ठीक जिक्र आया होगा कि इसको किसने किसने डिस्कवर किया। यहां पर मैं अगर बात करूं तो ठीक एक हमारे सामने यहां पर टेबल यहां पर मिल रही है। ठीक है, इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो इस टेबल में भी कहीं पर ठीक है, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरर के नेम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चा ये। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी यहां पर क्लियरली इस चीज को मेंशन करने से ठीक है जो है ठीक है वो ग्रेस कर रहा है कि किसने डिस्कवर किया। लेकिन एक बात क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नेम स्टोने ने दिया। ठीक है, स्टोनी ने नेम दिया। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, ठीक है, अगर डिस्कवरी की बात करूं मैं तो ठीक है इसकी डिस्कवरी जो है सही मामले में गोल्डस्टाइन ने किया। ठीक है, लेकिन उसको रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। तो जैसे गोल्डस्टाइन ने किया गया था ना, गोल्डस्टीन ने, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड वगैरह यूज करके एनोड रे की डिस्कवरी किया था। गोल्डस्टाइन ने दरअसल एनोड रे को डिस्कवर किया। इन्होंने ना ठीक है, इनको जो प्रोटॉन नेम है दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने तो बेटा इनको नेम दिया था खाली, जबकि इसकी सही मामले में डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने किया। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो चैडविक ने किया वो बहुत सीधी सीधी सी बात यहाँ पे कही गई है पीछे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्लियर है। अच्छा, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है ठीक वो कैसे हुई, यहाँ देखेंगे बाई बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाई अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें आप याद कर लीजिए कि प्रोटॉन क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है। तो बेरिलियम दरअसल क्या होता है, यहाँ पे अलग से हम देख लेते हैं। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं बीच में। देखिए, बेरिलियम बोलते हैं 4Be9 को। ठीक है, 4Be9, ध्यान देना बच्चा, 4 इज द एटॉमिक नंबर, 9 इज द मास नंबर, बेरिलियम। अगर इसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सही मामले में देखा जाए तो 4 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखा जाए तो 5 है। ठीक, तो अब न्यूक्लियस जो बेरिलियम का होगा उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 4, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। और ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ Be। इस पे क्या किया इन्होंने, बेरिलियम की थिन फॉयल लिया, शीट लिया, इस तरीके से जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इन्होंने क्या किया, एक थिन इस तरीके से शीट लिया होगा, ऐसे करके एक थिन शीट लिया, और ये थिन शीट के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, ठीक, इसमें एटम्स रहे होंगे। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जिससे मिलकर के ये शीट कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे जिससे ये शीट रिप्रेजेंट जिसको की कर रही है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है, इस तरह से। तो ये जो एटम्स होंगे वो कोई एक नहीं रहा होगा, जानते हैं बहुत अच्छे से, क्लोज पैकिंग वगैरह सॉलिड स्टेट में पढ़ाई होगा बच्चों ने, जो इसमें रिपीटर बैच के बच्चे कुछ होंगे। तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग इस पे कराया गया तो अल्फा पार्टिकल दरअसल क्या होता है, ध्यान देना बच्चा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को बोलते हैं बेटा, हीलियम, ठीक है, का न्यूक्लियस। हीलियम क्या होता है, हीलियम 2He4 को बोलते हैं, एक इनर्ट गैस है। इसके न्यूक्लियस में देखोगे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है ना, यानी उसमें देखें तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट, यानी प्रोटॉन से दुगना भारी, 2 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन, 2 टाइम्स हैवियर देन अ प्रोटॉन। ठीक है, दूसरी बात 2 टाइम्स हैवियर देन नहीं, 4 टाइम्स कर देंगे क्योंकि वो 4 के बराबर हो गया। ठीक है, 2 की बजाय यहाँ पर 2 टाइम्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड वेट की बात करेंगे तो 4 टाइम्स हैवियर देन अ प्रोटॉन। ठीक, 2 यूनिट द पॉजिटिव चार्ज, या यूं कह सकते हैं 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन से दुगना चार्ज है और प्रोटॉन से 4 गुना भारी है, इसीलिए इस पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग को करवाया जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो सोर्स वगैरह है, इसके लिए सोर्स जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते हैं, तो जब रेडिएशन इससे टकराएंगे तो डेफिनेटली टकराने के बाद में रेडिएशन जो है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इस शीट में चेंजेस लाएंगे। वो चेंजेस क्या थे, इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ चेंज हो गया,
और चेंज कैसा हुआ ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे ये है, इसके साथ में अगर हम ऐड कर दें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक वाला अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है और ये कहीं ना कहीं उसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ऑफ बीई रहा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ बीई, इससे इंटरेक्शन किया होगा, ये वाली जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है इसको ही दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा इसकी तरफ, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, इसी को यहाँ पर शो किया गया है, इस चीज को यहाँ पर कैसे कैसे। तो अल्फा पार्टिकल जो है जब इस पे टकराया होगा तो उसके बाद ये किस में रिजल्ट हुआ होगा, ध्यान से देखना, तो इस पे प्रोटॉन जो होंगे वो कहीं ना कहीं 6 हो गए होंगे, देखिए P4 है, P ठीक है 2 है, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो 6 ही रहे, और एक जो है ठीक है 0n1, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल इसके अलावा निकला। मतलब कहने का ये हुआ कि जो यहां से जो अल्फा पार्टिकल था उसका मॉस और जो इसका मॉस था ना, इन दोनों का मॉस मिला के इसके मॉस से ज्यादा था, इन दोनों का मॉस जो था, ठीक, ये मॉस ऑफ न्यूक्ली जो देख रहे हैं ऑफ न्यू एटम, अब ये नया एटम बन गया था, कार्बन 12 बन गया था, ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम पर जब अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराया ना चैडविक ने, तो देखा कि उसका जो न्यूक्लियस है उसका मॉस जो है, ठीक, दोनों के मॉस पे जो है, ठीक है, वो कम है, तो कुछ मास का लॉस हुआ है, वो मास कहाँ गया, तो उस मॉस को डिटेक्ट नहीं कर पाया ये, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर डिविएट हो ही रहा था। तो यहीं से इनको आइडिया लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें, ठीक है, मॉस तो रखता है लेकिन उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, और उसको जो चूंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से उसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया बच्चा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को बहुत अच्छे से ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ये आखिरकार कैसे बात आ गई कि ये, ठीक है, हमारा जो है न्यूट्रॉन नेगेटिव न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का सबसे बड़ा कारण यही था कि व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग ए मॉस स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वर एमिटेड, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हालांकि कैसे पता चलेंगे कि उससे हैवी है, तो पार्टिकल हैवी है ये कैसे पता चलेंगे, है ना, तो एक बात सोचने वाली है, तो हैवी पार्टिकल कैसे पता चलेंगे, जो आपका रास्ते में पार्टिकल्स, ऐसे मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ये बहुत इजी वे है समझने का, या मैं बताता हूं कि आखिरकार उसके मास को कैसे इन्होंने पता लगाया होगा कि ठीक है कम है कि ज्यादा है। ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक हमने, ठीक है, माइका का बना हुआ पिन व्हील लगा दिया, ठीक, माइका किसको बोलते हैं सभी को पता है, माइका अभ्रक को बोलते हैं, जिसके उत्पादन में इंडिया का विश्व में प्रथम स्थान है, माइका अभ्रक, ठीक है। तो ये क्या है, ये पिन व्हील है, ये जो पिन व्हील देख रहे हो ना, ये पिन व्हील को तो न्यूट्रॉन अगर आ रहे होंगे तो न्यूट्रॉन अगर इस पिन व्हील से टकराएंगे तो पिन व्हील को घुमाएंगे डेफिनेटली, और जब घुमाएंगे तो डेफिनेटली इसको घुमाने का कारण क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स, और फोर्स आप जानते हैं d/dt ऑफ p होता है, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो d/dt ऑफ, ठीक है, p यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम में जितना न्यूट्रॉन के चेंज होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। तो मोमेंटम में चेंज किसके ज्यादा होगा ये बात आपको पता है, जैसे कोई चीज बहुत हल्की सी आके टकराए तो क्या आपको फोर्स लगेगा, नहीं, लेकिन थोड़ी हैवी टकराए तो फिर फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसमें फोर्स ज्यादा लगने से इसका जो रिवोल्यूशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी टर्न करने की, ठीक है, बात समझ गया। तो ये बच्चों को मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इस टॉपिक पे हम रुकेंगे, एटॉमिक मॉडल्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे ये जो मिल्कन का आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जरा इसको जरूर डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा सेटअप जो देख रहे हो मिल्कन का आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, इसी को थोड़ा सा हम डिटेल की इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ध्यान दें। दरअसल मिल्कन ने क्या किया था बच्चों, ठीक है, इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप सेटअप कैसे बनाया, देखिए यहाँ पे उन्होंने ये सेटअप लिया था इस तरीके से, इस सेटअप में इन्होंने क्या किया कि एक एटोमाइजर का यूज किया, एटोमाइजर मतलब जैसे स्प्रेयर होता है, जैसे ठीक है आप जानते हैं ऑयल स्प्रेयर जो होता है, तो एटोमाइजर से क्या करते हैं कि पार्टिकल जो है यहाँ पे स्प्रे की फॉर्म में ये एंट्री कराते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी कंटेनर में इन्होंने, ठीक, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी इस तरीके से, ये माइनस है और ये वाली ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, इस होल के थ्रू जो है ये ऑयल के पार्टिकल्स एंट्री किए, जैसे ही ऑयल का पार्टिकल इसके अंदर जाएगा
ठीक है, इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर इन्होंने काम किया, पहले से किसी सोर्स से यहाँ पे इस तरीके से जो पुलिस ट्यूब लगाई होगी, ठीक है, हैवी कैथोड यूज करके, ठीक है, हैवी, ठीक है, मेटल का कैथोड यूज करके, और यहाँ पे देखा इन्होंने कि जब कुछ रेज वगैरह इससे टकराएंगी तो हाई वोल्टेज पर यहाँ से एक्सरे निकलती हैं। ये जब एक्सरेज निकली तो एक्सरेज क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एंट्री करने पर जो एयर अंदर भरी होगी, गैस भरी होगी, उसको आयनाइज कर देती है। तो गैसेस को जब आयनाइज करेंगे तो गैसेस में से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस ऑयल के ड्रॉपलेट में, ठीक, कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट में एंट्री कर जाएंगे, मतलब एरियाज के सरफेस पे आ जाएंगे ऑयल के ड्रॉपलेट पे। तो ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑयल ड्रॉप जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इसके बाद इस ऑयल ड्रॉप का कुछ तो अपना मास होगा, ठीक है। इसका मॉस कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है मॉस निकालने का तरीका, क्योंकि उसकी डेंसिटी आपको पता है, एक बूंद का वॉल्यूम कितना है वो भी आपको पता ही होगा एक ड्रॉप का। तो डेफिनेटली क्या है कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका मॉस कितना था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यूज करके, ठीक है। मास तो पता है हमें। अब क्या किया इन्होंने, एक तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। दूसरा, अब अगर उसमें मॉस है, इस पार्टिकल में मॉस है, तो इस पर डेफिनेटली जो W इक्वल टू mg है वो वर्क करना शुरू करेगा नीचे की तरफ। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नीचे फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। एक ड्रॉपलेट, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नीचे काम कर रहा है, ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो जो EQ है, ठीक है, ये EQ जो है वो ऊपर खींच रहा है, mg नीचे खींच रहा है। तो इसने क्या किया कि यहां से, ठीक है, ये टेलीस्कोप लगा के, है ना, इससे उसके मोशन को ऑब्जर्व किया, किसके, ऑयल ड्रॉप के, और वोल्टेज को कम ज्यादा करके, है ना, क्योंकि ग्रेविटी तो कम ज्यादा कर नहीं सकते थे, वोल्टेज को उन्होंने एडजस्टेड किया और ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड करवा दिया, रोक दिया एयर में, ठीक। जब रुक गया वहां पर, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको रोकने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको एक्सीलरेट करके दिखा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, ठीक, बाय चेंजिंग द वोल्टेज। और उसी से इन्होंने क्या किया, दोनों फील्ड को कंपेयर करके mg को और EQ को, भाई G नोन है, आपको पता है, मॉस पता है, तो यहाँ पे E जो है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कैसे वेरी करती है, तो बच्चे जानते हैं, फिजिक्स पढ़े हुए, डेल्टा V और E में रिलेशन जानते हैं बच्चे, ठीक है। तो डेल्टा V इक्वल टू जानते हो ना बच्चा, ठीक है, E मल्टीप्लाई डेल्टा E मल्टीप्लाई, ठीक है, डेल्टा R लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो V और E में ये रिलेशन होता है ना, ठीक है, E इंटू V बराबर ये, क्योंकि V इक्वल टू E मल्टीप्लाई D, है ना। तो ये आप जानते हैं, अगर इसके बीच में अगर सेपरेशन जो है वो किस तरीके का है, R है या डेल्टा R है या डेल्टा X लिख दीजिए, तो डेल्टा V बराबर डेल्टा E इंटू डेल्टा R, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला सभी बच्चा जानता ही है कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R होता है, और E जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। तो इसमें R से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये भी V बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज अगर पता है तो, क्योंकि दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना है उससे निकाल ही लेंगे। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको जो है यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। अब बात यहाँ पर आती है कि चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन का होगा कि 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, कितना होगा। तीनों ने क्या किया होगा ना, बहुत सारे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद बहुत सारे जो है इनके पास रिजल्ट आए चार्ज के, लेकिन देखा कि चार्जेस में कॉमन मल्टीपल थे, क्या थे, स्मॉल e जो आ रहा था 1.6 10 टू पावर -19, वो सभी में कॉमन मल्टीपल पाया गया। इसी से इन्होंने इसका, ठीक है, एस्टिमेशन किया होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ये आप स्टोरी जो है पूरी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कुछ अब बचा नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बच्चों को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा अभी तक का क्लास, या देखिए इसी में आपको क्वेश्चन कहां से निकल के आएंगे, मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट produced by atomizer were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser. The downward motion of droplet was viewed through a telescope equipped with a micrometer eyepiece. By measuring the rate of fall of these droplet, Milken was able to measure the mass of oil droplet. ध्यान देना, mass इन्होंने डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का यूज करके भी निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने जिस रेट से वो नीचे गिर रहा था, फॉलिंग का रेट जो था, उससे इन्होंने मास निकाला। तो ये पहला पॉइंट है कि इसके मास को इन्होंने पता कैसे लगाया, बाय ऑब्जर्वेशन द रेट ऑफ फॉलिंग से द एयर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉस कैसे निकाला? द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयनाइज्ड बाय पासिंग बीम ऑफ एक्सरे। ठीक है, क्लियर है? बीम ऑफ एक्सरे से किया गया। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दिस ड्रॉपलेट वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसेस आयन। जब गैसेस आयन के साथ में कोलिजन हुआ होगा तो एयर ड्रॉपलेट क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक है, द फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड, ठीक, एक्सीलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट एंड द पोलैरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें मर्ज हुए या क्या उसके अंदर, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मर्ज हुए? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन होने से इलेक्ट्रॉन्स भी बने होंगे डेफिनेटली, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो निकले होंगे, और बाकी जो गैसेस आयन जो बने होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बने होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हुआ होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर ये हो जाएगा पार्टिकल, अगर ऑयल ड्रॉपलेट अगर पॉजिटिवली चार्ज बेटा होगा, तो एक बात बहुत क्लियर है, यहां पर समझिएगा, एक बात तो बहुत क्लियर है, ठीक है, कि अगर ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है, ठीक, वो तो ऊपर है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी तो नीचे अपने आप जाएगा, और मैग्नेटिक जो ग्रेविटी है, मैग्नेटिक नहीं मतलब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रही है। तो आखिरकार फिर कैसे ये इसको निकालेंगे? बात समझने वाली है। तो जिस रेट से ये फॉल करेगा, ठीक है, मतलब वो उससे तो मास निकल गया डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा चार्ज बाई मास इसका जो है, ठीक, वो पता ही था, तो इन्होंने E बाई एम का यूज करके यहाँ पर अगर मास आ गया, तो अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मॉस जब इसका निकालेंगे, ये तो मॉस कोई एक आयन उसमें गया कि दो गया कि कितने गए, तो ये तो नहीं क्लियर है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें जो आयन है, गैसेस आयन है, उसका भी तो मॉस होगा, और पार्टिकल का अपना भी कुछ मॉस होगा। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक बात जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर डिस्कशन अगर इसका हम करते हैं तो, कि यहाँ पे ठीक है, बहुत द फॉल ऑफ द चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड, एक्सीलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट एंड द polarity and strength of the voltage applied to plate. By carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplet, Minkel concluded that the magnitude of electrical charge, ठीक, Q on the droplet is always an integral multiple of this one. इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात क्लियर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो जो ग्रेविटी उसकी वजह से नीचे जा रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे मॉस, ठीक है, वो उसका जो है चार्ज जो है वो निकाल लेंगे। और मास अगर हमें पता चल गया तो चार्ज बाय मास रेशियो वो हमें पता है, लेकिन वो बेसिकली चार्ज बाय मास रेशियो जो था वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये था हमारा पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तक। अब आगे बच्चों हम लोग अगली क्लास में अपना एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल यहाँ से हम लोग जे थॉम्सन के मॉडल से शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल अगले क्लास में मिलते हैं, और जोरदार परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। सैंडी, ठीक है, वेरी गुड, प्रशांत, सभी बच्चे, लिटिल स्टार, रिकी, मीत, शिवांश, वेरी गुड बच्चों। तो खूब सारा पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है, कुछ आपके सजेशन हो तो जरूर जो है आप पोस्ट करिए, और पढ़ाई करते रहिए बच्चों खूब सारी। इसी तरीके से अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, और अपने देश का नाम भी रोशन करिए। बिल्कुल आपको करना है अपने देश का नाम रोशन बच्चों। और इसी तरीके से हम लोग अगली क्लास में भी योद्धा बैच की एक एक एनसीईआरटी की लाइन का डिस्कशन करेंगे, कुछ भी उसमें हम छोड़ेंगे नहीं। डेफिनेटली ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे 2021 में, इसमें से जो क्वेश्चन आया है वो एक आपको मैं जरूर जो है क्वेश्चन दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कहां से आया था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, बल्कि विविध भारती, ठीक है, स्टेशन से जो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वेव्स आती हैं, उस पर बेस्ड एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, नीट के एग्जामिनेशन में बच्चा। और कौन सा वो क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन था बच्चा, ठीक है। 2021 के एग्जाम में नीट में ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम 2.3 एग्जैक्टली आया था। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, व्हिच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो बेटा इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है, न्यू इक्वल टू, ठीक है, ये लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू का यूज करके तो लगा दिया था बच्चों ने,
लेकिन ये जो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना, इसमें मामला फंस गया था कई सारे बच्चों का। ये आंसर 219.3 मीटर वाले में। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पहले इंटरेक्शन जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा बुक पे हो जाए पहले, फिर हम एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। देयर इज नो इशू। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पेपर यहां पे हम देख लेते हैं अभी ला करके सामने, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा था उस ईयर का। ठीक है बच्चों, मेंशन करना मत भूलना। क्लास आपको कैसा लगा, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, जो नीट का क्वेश्चन पेपर है, ये नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर को हम ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा, यस यही है इसका। जिस पेज पे आया है उस पेज को डायरेक्टली हम आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया था, यही आपका वो क्वेश्चन है जो आपको अभी मैंने दिखाया था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही वो सवाल है, देखिए आपके सामने है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यहां देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 83 था। A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter is this one. Speed of light this. तो 129.3 मीटर पहला ये ऑप्शन था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ द आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी ऑफ ड्यू टू, या विटामिन पूछा गया, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन है। ये एक एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे बच्चा, इसमें कुछ इशू नहीं है। ठीक है, ओके, सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा एक एक टॉपिक के। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक अलग से जितने क्वेश्चन किसी ईयर में आए होंगे उसको पहले से यहाँ पर इंपोर्ट करके आपके सामने रख देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिखाया था ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली वो एग्जैक्टली सीधे सीधे एनसीईआरटी से भी पूछ लेता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करना बच्चा बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और इसकी एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करके और हम यहां से निकालेंगे मार्क्स, कराएंगे आपका सिलेक्शन। डेफिनेटली हो जाइए बच्चों तैयार जल्दी से जल्दी। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इसके बाद डेफिनेटली खूब सारा शेयर करिए लोगों को, ताकि ये वो चैनल है जो इंडिया का अल्टीमेट नंबर 1 केमिस्ट्री का चैनल बनने वाला है। इसमें थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये वादा है दोस्तों, और आपका कराएंगे सिलेक्शन डेफिनेटली। और जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी कर दीजिए इसे वायरल। दोस्तों योद्धा बैच की अगली क्लास आपकी इसी टाइम दोपहर में चलेगी कल। तो कल तक के लिए लेते हैं विदा। अगली क्लास जो होगी बच्चों, पहले से मैं बता दूं कि आज आपको एक क्लास और D&F ब्लॉक की क्लास 12th को मिलने वाली है, जिसमें कि वो करेंगे सभी बच्चे PYQs। इसके अलावा क्लास 10th का 10 का दम साइंस में आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास चलेगा, और उसमें सिंगल शॉट में पूरा वो चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा विद ऑल द प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स जो भी हैं वो तैयार रहें, आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्लास शुरू होगा, और रेडी हो जाइएगा क्लास करने के लिए। मिलते हैं बच्चों फिर कल की क्लास में नीट के योद्धा बैच में। जल्दी से जल्दी हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। हो जाइए तैयार। थैंक यू।